हेलो एवरीवन, दिस इज उत्सव श्रीवास्तव। वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, ये हमारा मोटो है। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसे हम बहुत ही स्क्रिप्ट में समझने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स जो होती है हमारे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन यूपीएससी में भी प्री में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिक्स को हम ध्यान से समझेंगे और इसी से रिलेटेड इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में ध्यान देंगे। और पॉलिटी को समझने के लिए आप हमारे चैनल के पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं, बैकग्राउंड के बारे में। तो आइए हम देखते हैं प्रोविजंस के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम के प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो कि प्री में पूछने की संभावनाएं हैं। अगर आप इसे देखते हैं तो प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करें। ये जो क्वेश्चंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, या डिफरेंट जो अभी जेपीएससी होने वाला है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखें। इसके जो आंसर्स हैं वो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप हमारे साथ हमारी वीडियो में बने रहें ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो पहला है हमारा, द इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेंड फ्रॉम द विच आर्टिकल्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि इमरजेंसी प्रोविजन जो होता है वो किस आर्टिकल के अंदर में आता है। तो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक जो आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आता है ये। और इस आर्टिकल्स के 352 से लेकर 360 तक जो भी आर्टिकल्स हैं वो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला बात है कि इमरजेंसी जो हमारे इमरजेंसीज़ हैं वो टोटल कितने तरह की इमरजेंसीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई हैं। तो 3 तरह की इमरजेंसी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आइए डिफाइन करते हैं हम इन्हें और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके मन में पहला सवाल ये उठेगा कि नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो लगाई क्यों जाती है, क्यों लगती है, कब किन परिस्थितियों में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी या फिर किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम का या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे जब कोई खतरा आता है तो उसे सेव करने के लिए नेशनल इमरजेंसी, ये डिफरेंट तरह की जो नेशनल इमरजेंसी है उन्हें लगाया जाता है। अब इसी में जो पहला इमरजेंसी है वो हमारा नेशनल इमरजेंसी, जो कि आता है आर्टिकल अंडर 352। तो नेशनल इमरजेंसी जो होता है इसे डिफाइन कैसे किया गया है, तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जो होता है वो तब लगाया जाता है या तब डिक्लेयर किया जाता है जब हमारे देश में किसी एक्सटर्नल एग्रेशन जैसे कि वॉर या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हमारे देश में होता है या देश की किसी पार्ट पर होता है, तो जाकर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है देश में। अब ये जो इमरजेंसी है वो हमारे देश में इससे पहले कब लगी है, तो ये इमरजेंसी लगी है हमारी 1962 में, जब हमारा इंडिया और चाइना वॉर हुआ था, जो कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अभी का अरुणाचल प्रदेश है, जो अभी का हमारा अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पर ये जो इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था, वहाँ पर तब जाकर उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। सेकेंड टाइम जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वो हुई थी 1971 में, जब इंडिया का पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था। और थर्ड टाइम ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं आप इसे। ये नेशनल इमरजेंसी थी 1975 में, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को बेस बताकर इसे लागू किया गया था, उस वक्त डिक्लेयर किया गया था। अब याद रखिए 1975 की जो इमरजेंसी थी वो बहुत मायने में कंट्रोवर्शियल थी, और वो उस वक्त की सबसे, जो कह सकते हैं आप कि उस वक्त जो लोगों का हाल हुई थी वो बहुत ही बुरा हालत में लोग गुजरे थे। उस वक्त जो सारे रूल्स थे, जो सारे फंडामेंटल रूल्स थे, जो फंडामेंटल हमारे जो राइट्स थे, उन सभी राइट्स को छीन लिया गया था और चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा
उस वक्त प्रॉब्लम हुई थी। ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो लगाई गई थी हमारी 25 जून से लेके 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक। तो लगभग ये 2 साल तक ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी हमारी। नेक्स्ट है इस वक्त की जो इमरजेंसी थी, जो 1975 की जो नेशनल इमरजेंसी थी, वो उस वक्त लागू करने वाले उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फ़रकुद्दीन अली अहमद। ध्यान दीजिएगा इसे। तो ये उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे हमारे फ़रकुद्दीन अली अहमद, तो उन्होंने 1975 की जो इमरजेंसी थी वो डिक्लेयर की थी। अब इस इमरजेंसी के बाद 1975 की इमरजेंसी के बाद 1977 में एक जनरल इलेक्शन हुआ हमारा, और उस टाइम इस जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी की जो उस वक्त की जो पार्टी थी, जो हमारी नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, वो बुरी तरह हारती है इसमें। और उसके बाद हमारे देश में पहली बार एक नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो के थे मोरारजी देसाई, वो हमारे देश में चुने जाते हैं। तो 1977 में आफ्टर द इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जो हमारे देश में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें मोरारजी देसाई चुने जाते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही हमारे नेशनल इमरजेंसी जो 1975 में लगी थी उसके लिए एक कमेटी बैठाई जो कि थी शाह कमीशन। उन्होंने एक कमेटी बैठाई शाह कमीशन, और शाह कमीशन बनाया जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जो डाटा थे उसे कलेक्ट करते और वो बताते कि वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो सही थी या गलत थी। तो उस पर ये लगाई थी। तो याद रखिएगा शाह कमीशन हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद शाह कमीशन ने पूरी तरह से नेशनल इमरजेंसी को नॉन जस्टिफाइबल बताया। उन्होंने किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया नेशनल इमरजेंसी को। और उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट लाया जाता है जो कि था 44 अमेंडमेंट एक्ट, वो लाया गया जो कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, जो कि डिक्लेयर होता है एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर पे उसे। और एक्सटर्नल इमरजेंसी के पास एक आर्म्ड रेवोल्यूशन नाम की वर्ड यूज़ किया गया। ध्यान दीजिएगा इसे, आर्म्ड रेवोल्यूशन, जो कि पहले जो वर्ड हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन में वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको बदल कर यहाँ पर उसके जगह पर आर्म्ड रेवोल्यूशन वर्ड यूज़ किया गया। इसके अलावा भी जो हमारा 44 अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, वो भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा इसे, जिसमें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट ये भी था, ये चेंजेस ये भी थे कि पहले जो इमरजेंसी लगाई जाती थी वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के कहने पर लगाई गई थी, जो कि 1975 की जो इमरजेंसी थी वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट ने लगा दी थी। बट इस एक्ट के बाद प्रेसिडेंट को ये पावर वहाँ पर नहीं थी। ये प्रेसिडेंट के पास तब लगाने का अधिकार होगा जब उन्हें कैबिनेट के द्वारा रिटेन में, जब तक रिटेन में कैबिनेट कोई रिटेन में नहीं बताती है प्रेसिडेंट को, रिटेन में लिख कर नहीं देती है कि नेशनल इमरजेंसी लगाने का टाइम है, तब तक प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। दूसरा है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 352 इशू बाय, किन के द्वारा इशू किया गया, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा इशू करने के बाद भी नेशनल इमरजेंसी को तभी लगाया जा सकता है जब उसके बाद इशू होने के 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस के बीच उसे पास करवाया जाए। उसे अप्रूवल जब तक दोनों हाउसेस से नहीं मिलेगा तब तक ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होगी। पहले जो ये इशू था वो था टाइम वहाँ पर 2 मंथ का, बट ये भी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1977 के बाद इसे घटाकर 1 महीने कर दिया गया कि 1 महीने इशू होने के, नेशनल इमरजेंसी इशू होने के 1 महीने के अंदर इसे दोनों हाउसेस से इसे पास करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा द 38th अमेंडमेंट एक्ट। ये भी एक्ट हमारा इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसमें कि ये बताया गया
कि नेशनल इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू के लिए आप नहीं भेज सकते हो, यानी इसके लिए इसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आप इसे नहीं डाल सकते हो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। बट 19 जो एक्ट था 1978 का 44 अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद इस चीज़ को हटा दिया गया और ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी हमारे जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, ये कहकर इसी चीज़ को वहाँ से हटाया गया। नेक्स्ट जो है इमरजेंसीज़ के अंदर जो आर्टिकल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो 358 और 359 जो आर्टिकल है वो आर्टिकल डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड में, जो कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं उस राइट्स का नेशनल इमरजेंसीज़ का उन राइट्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो 358 और 359 डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, यानी कि जो भी हमारा जो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है वो नेशनल इमरजेंसी कब कैसे हटाया जा सकता है। तो दो तरीका है उसका हटाने का। पहला है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो उस नेशनल इमरजेंसी को हटा सकते हैं अपने चाहे तो, और दूसरा है जब लोकसभा के द्वारा एक सिंपल मेजॉरिटी में डिसअप्रूविंग लेटर पास किया जाए, एक डिसअप्रूविंग वहाँ से पास किया जाए और एक सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, तब जाकर इसे हटाया जा सकता है। दूसरा इमरजेंसी है हमारा प्रेसिडेंट रूल। ये इमरजेंसी है क्या, ये आता किसके अंदर में है, तो ये आता है आर्टिकल 356 के अंदर में। नेक्स्ट है इमरजेंसी, ये है क्या, ये इमरजेंसी है क्या था, ये एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जो कि हमारे देश के जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आते हैं तो उनके जो भी उनका फेलियर जो होता है, अगर वो फेल करते हैं किसी मामले में तो प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेसिडेंट उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट रूल को और भी कई नामों से जाना जाता है, जिसमें कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो इमरजेंसी है, अभी तक इमरजेंसी वर्ड का याद रखिएगा, नाम मैंने बोला स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, बट इमरजेंसी वर्ड का यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि इमरजेंसी वर्ड का यूज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल के लिए नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 355। अब ये 355 क्या कहता है हमारा, तो ये 355 आर्टिकल जो है वो हमारा बताता है कि गवर्नमेंट जो है, जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है, वो सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। वो अपनी ड्यूटी जो है वो सेंटर जो होता है, सेंटर को बताए कि हम, या सेंटर उस पर निगरानी रखे कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये आर्टिकल 355 सेंटर की ड्यूटी को बताता है, जिसमें कि वो इंश्योर करे कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट है द प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव बाय द बोथ द पार्लियामेंट हाउस। जैसे कि नेशनल हमारा है, नेशनल इमरजेंसी है तो उसको 1 महीने का है, तो प्रेसिडेंट रूल जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब प्रेसिडेंट रूल लागू हो तो इसे 2 महीने के अंदर में दोनों पार्लियामेंट हाउसेस के थ्रू इसे पास करवाया जाए, ये इसका है। नेक्स्ट है प्रोविजंस टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब याद रखिएगा जो भी हमारा जो इसका जो हटाने का तरीका है वो ये है कि जब नेशनल जो प्रेसिडेंट रूल है हमारा वो लगाया जाता है तो इसे या तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से हटा सकते हैं या फिर स्टेट्स कॉम या फिर जो लोकसभा और राज्यसभा में है वहाँ पर, जैसे कि नेशनल इमरजेंसीज़ को एक सिंपली मेजॉरिटी के पास करवा कर हटाया जा सकता है, उसी तरह प्रेसिडेंट रूल को भी एक मेजॉरिटी पास करवा कर हटाया जा सकता है किसी स्टेट से। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा तरह का इमरजेंसी, जो कि है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आता है आर्टिकल 360 के अंडर में। फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है वो तब लगाया जाता है जब हमारे देश में किसी तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कोई थ्रेट पहुंचता है, तो जाकर हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अब तक कभी भी हमारे देश में नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल जो है
वो हमारे देश में टाइम टू टाइम लगा है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं लगी है। क्योंकि इवन जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1991 में, उन फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी हमारे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो नहीं लगाई गई थी। अभी जो हमारा पैंडेमिक चल रहा है, अभी जो पैंडेमिक चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, कोरोना वायरस, तो उसके बाद भी ये बहुत सारी जगह ये बात उठी है कि कहीं देश में फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं, बट अभी तक ये डिक्लेरेशन नहीं हुआ है हमारा। नेक्स्ट है द रिजोल्यूशन अप्रूव, यानी आखिर जो हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, अगर वो लगता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो उसको लगाने का जो है वो दोनों लोकसभा और राज्यसभा में सिंपली एक सिंपल मेजोरिटी से इसे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसे हटाने का रूल किसके पास है, तो हटाने का रूल जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट जब चाहे इसे बिना किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल के इसे हटा सकते हैं। और दूसरा हटाने का तरीका जो है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, जब दोनों हाउसेस, यानी जो पार्लियामेंट हाउस के जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, लोकसभा और राज्यसभा, 2 महीने के अंदर में उसके फाइनेंशियल जब इमरजेंसी लगती है उसके 2 महीने के अंदर में एक सिंपल मेजोरिटी से वहाँ पर दोनों लोकसभा और राज्यसभा में इसे हटाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड थे, जो कि ये पॉइंट जो थे वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड थे। ध्यान दीजिएगा, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल जो होते हैं वो कई मायने में उनके डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि डिफरेंस क्या क्या दोनों में डिफरेंस है उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो एक मेजर कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसे हर 6 महीना पे सरकार के पार्लियामेंट्स के थ्रू इसे पास करवा कर फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। बट जो हमारा जो प्रेसिडेंट रूल है इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 3 साल है। पहले साल जो होती है इसे लगाया जा सकता है। मान लीजिए आज अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगता है तो 1 साल के लिए वैलिड होता है और एक्सटेंशन के रूप में 2 साल उसे और बढ़ाया जा सकता है। दूसरा डिफरेंस आप ये कर सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं, कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं, बट प्रेसिडेंट रूल में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल अंडर 19 आते हैं उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके साथ साथ जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 के बाद, जो 44 अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कुछ सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये उठता है, टिल हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया, कितनी बार नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है। तो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3, 3 बार अभी तक लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, which of the following commission was appointed by the Janata Party government to investigate the circumstances that the warrant had declared on the emergency 1975। 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी उसके बाद जनता पार्टी जो गवर्नमेंट बनी थी उसके द्वारा कौन सा कमीशन अपॉइंट किया गया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा शाह कमीशन। नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ प्रोक्लेमेशन imposing the president rule has been approved by both of the houses of the parliament, रूल्स कंटिन्यू हाउ लॉन्ग, तो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रूल जो है वो पार्लियामेंट हाउसेस के थ्रू हो सकता है, तो उसका हमारा जवाब हो जाएगा 6 महीने तक, 6 मंथ्स। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजन टू पुट द रिस्ट्रेन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड 1 ईयर, यानी कि किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये कहा गया कि जो भी प्रेसिडेंट रूल्स हैं उसको एक्सटेंशन के बारे में बताया गया, तो उसमें था 44 अमेंडमेंट एक्ट के बाद। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, तो जो भी प्रेसिडेंट रूल के अंदर में जो आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल होते हैं वो भी जुडिशियल रिव्यू में उसे हो सके, तो वो हमारा जुडिशियल रिव्यू था वो भी लाया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो जो होता है वो समाप्त होता है। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच।